नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। और जैसे कि आज आप जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। और वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को सहज और सुलभ तरीके से पढ़ने के लिए हम उसे 4 भागों में बांटे थे। एक पूर्वी जो तट था, जो जिसको पहला हम क्लासिफिकेशन करें, वो मैंने बताया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के समीप जो तटीय संकीर्ण तट था उसको मैंने क्लासिफिकेशन नंबर 1 कहा, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को क्लासिफिकेशन नंबर 2 कहा। और मरुस्थलीय पठार और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के जो मध्य भाग था, जो मिडिल वाला भाग था, उसे हम केंद्रीय निम्न भूमि यानी बेसिन लैंड क्षेत्र कहा और क्लासिफिकेशन नंबर 3 नाम दिया। और फिर देखिए, जो केंद्रीय निम्न भूमि और हिंद महासागर के जो बीच वाला जो क्षेत्र था उसे मैं मरुस्थलीय क्षेत्र नाम दिया और क्लासिफिकेशन नंबर 4 कहा। तो ये सारी बातें मैं बता चुका था, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसे आज रिपीट कर दिया जाए ताकि आपके माइंड में चीज़ें जो है एक लाइन और सीक्वेंस के अंदर आपके माइंड में वो बैठ जाए। तो इस तरह से मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। कुछ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो क्षेत्र है, जो लोकेशंस हैं, उन सभी को बताने के दौरान मैं ये भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का चित्र कुछ इस प्रकार है। इसमें हम विशेष तौर पर क्या देखते हैं जो आपको समझ में आने वाली है। हम इसके बारे में आपको ये बताया था कि ये जो है, ये इसका नाम क्या है। यहाँ पे एक राज्य था जिसका नाम था तस्मानिया, और ये पूरे वाले जो भाग है उसे हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो अवस्थिति है वो तस्मानिया प्रांत के होबार्ट, राजधानी जो होबार्ट है वहाँ तक, और यहाँ पे माउंट ईसा एक पर्वत है, यहाँ तक आई हुई है। लेकिन बीच में मैं बताया था कि ये डूब गया था और इसके जगह पर एक संधि है जिसका नाम है बास जल संधि। ये सारी बातें बताया था। फिर मैं ये भी बताया था कि इस तरह से कुछ क्षेत्र है, इसे क्लासिफिकेशन नंबर 1 कहे थे। क्या कहे थे? 1। और ये जो तटीय जो क्षेत्र देख रहे हैं, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इसको क्लासिफिकेशन नंबर कितना हम माने थे? क्लासिफिकेशन नंबर हम इसको 2 माने थे। कितना माने थे? 2। और ये वाला जो क्षेत्र है, देखिए ये बीच वाला क्षेत्र है। बीच वाला क्षेत्र क्या है? मरुस्थलीय पठार। ये जो क्या है? मरुस्थल है। ये सारे मरुस्थल है। आपको ये भी बताए थे कि यहाँ से मकर रेखा 23.5 डिग्री होते हुए ऑस्ट्रेलिया के मध्य से कौन जाती है? मकर रेखा जाती है। कौन जाती है? मकर रेखा जाती है। और 0 डिग्री से होते हुए ऑस्ट्रेलिया से इक्वेटर क्या जाती है? इक्वेटर जाती है। तो ऐसे में मैं आपको ये सारी बातें बताया था। और ये वाले भाग को ही हम क्या कहें? निम्न क्षेत्र। क्या? केंद्रीय निम्न भूमि। इसके बारे में मैं पिछले कक्षा में चर्चा कर लिया था। और इसका क्लासिफिकेशन नंबर हम कितना दिए थे? इसको 3 बोले थे। और ये वाले जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसको हम 4 बोले थे। तो इसी के बारे में मैं चर्चा करना शुरू करता हूं और इसके बारे में बता के फिर आगे बढ़ जाता हूं। यहाँ पे देखिए कि ये केंद्रीय निम्न भूमि है और ये है। अब देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के मकर रेखा जो जा रही है, और मकर रेखा केंद्रीय निम्न भूमि को 2 भागों में बांट रही है। कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में बांट रही है। एक केंद्रीय निम्न भूमि जिसको हम शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं, और दूसरा सवाना घास का मैदान जिसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आया कि सर सवाना घास का मैदान क्या है? एक लड़का ने पूछा भी था कि सवाना घास का मैदान क्या है। तो सवाना घास का मैदान वह होता है जो अक्षांशीय क्षेत्र के उत्तरी गोलार्धों में 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच वर्षा होती है, मानसूनी गतिविधियां होती है, उसे सवाना कहते हैं।
तो आप देखिए, इसको बढ़िया से समझिए ताकि आपके माइंड में बहुत ही अच्छे से बैठ जाए बातें, क्या हो, बैठ जाए। तो आप इसको बढ़िया से देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का हम 4 भाग किए। कितने भाग किए? 4 भाग। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपके माइंड से बातें निकल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को हम 4 भागों में बांटे, और ये वाले जो पट्टी नजर आ रही है ग्रेट डिवाइडिंग के तट के सहारे, उसको क्लासिफिकेशन नंबर 1, और ग्रेट डिवाइडिंग ये जो पर्वत है इसको क्लासिफिकेशन नंबर 2, और ये जो बीच वाला भाग है उसको क्लासिफिकेशन नंबर 3, और ये जो पूरा क्षेत्र है इसे मरुस्थलीय क्लासिफिकेशन नंबर 4 कहे। और फिर हम बताएं कि किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होते हुए जा रही है मकर रेखा 23.5 डिग्री से काटते हुए, और मकर रेखा केंद्रीय निम्न भूमि को 2 भागों में बांट रही है, क्लासिफिकेशन नंबर 1 और 2। अब देखिए, तो इस वाले भाग को हम कहते हैं सवाना घास का मैदान, यानी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और ये वाले भाग को कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान या केंद्रीय निम्न भूमि। अब सवाना घास का मैदान क्या है? तो सवाना घास का मैदान का मतलब क्या है, एक लड़का ने पूछा भी था। सवाना घास का मतलब जानिए कि सवाना घास का तात्पर्य वैसे क्षेत्र से होता है जहां पे 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्तरी गोलार्ध में, कौन गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में जलवायु या मानसूनी पाई जाती है, उसे ही कहते हैं सवाना घास का मैदान। क्लियर? इस चीज को समझिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। इसी के दरमियान ये वाले क्षेत्र में, सवाना घास के मैदान वाले क्षेत्र में, सवाना, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे वृक्ष बहुत कम उगते हैं और घास बहुत होते हैं जो कठोर होते हैं। घास कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। ये वाले जो क्षेत्र है सवाना वाला घास मैदान, इसमें वर्षा कम होती है। 20 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सवाना घास का मैदान का मतलब है, जैसे एक बच्चा ने पूछ लिया था हमसे, तो मैं उसी को बता दे रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट को जोड़ के मैं बता रहा हूँ कि सवाना घास का मैदान वह होता है जहां पे 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी गोलार्धों में और दक्षिणी गोलार्धों में जलवायु मानसूनी होती है, उसे ही कहते हैं सवाना घास का मैदान। यहाँ पे क्या होती है, वृक्ष कम पाए जाते हैं और घास होते हैं बड़े बड़े और कठोर होते हैं, जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। यही वाला घास का मैदान और यही वाला घास का रोटी खाकर बहुत दिन युद्ध लड़े थे महाराणा प्रताप। ठीक, ये आप देखिएगा भारत में तो मेवाड़ वाले पठार में ज्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे कैल्शियम की मात्रा होती है घासों में, जिसको खा लेने से भूख बहुत दिनों तक ना लगती है और एनर्जी बरकरार बनी हुई रहती है। तो आपको इस चीज को समझना है। तो ये समझ गए आप। अब केंद्रीय निम्न भूमि में क्या होता है कि यहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय होता है। इसको मैं बता चुका हूं लेकिन पुनः बता रहा हूं, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यानी यहाँ पे जो घास पाई जाएगी उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होंगे। शीतोष्णकटिबंधीय में जो घास पाए जाएंगे केंद्रीय निम्न भूमि में, ये जो 23.5 डिग्री मकर रेखा जा रही है वही सबको बांटा है। सवाना को भी बांट रहा है अलग भागों में, और शीतोष्णकटिबंधीय को वही बांट रहा है अलग भागों में। इसलिए इधर हो गया उष्णकटिबंधीय और इधर हो गया शीतोष्णकटिबंधीय। बांट कौन रहा है? तो 23.5 डिग्री ऑस्ट्रेलिया से होते हुए जो मकर रेखा जा रही है वो केंद्रीय निम्न भूमि को 2 भागों में बांट रहा है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जिसे सवाना घास का मैदान भी बोलते हैं, और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान जिसे हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान भी बोलते हैं। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं इसको पुनः बताता हूं। मैं ये बता रहा हूं कि 23.5 डिग्री मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होते हुए जा रही है, जो केंद्रीय निम्न भूमि को 2 भागों में बांट रही है। पहला सवाना घास का मैदान जिसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं, और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और यहाँ पे जो घास होती है जिसमें पोषक तत्व पाया जाता है बहुत काफी मात्रा में, जिससे कारण इस वाले क्षेत्र में देखिएगा तो मेरिनो नस्ल के भेड़ पालन होता है। अब भेड़ पालन होगा तो क्या होगा? उससे दूध, मांस, चमड़ा, आहार के लिए उपस्थित भोजन आदि चीजें उपस्थित होगा कि नहीं? तो ऐसे में जीवन जीने और निर्वहन करने की गतिविधियां भी यहाँ बहुत तेजी गति से बढ़ेगी, और यहीं से प्रश्न मेंस में पूछ देता है कमीशन वाला। तो इस चीज को आप समझिए। तो ये चीज को इस तरह से समझना है। अब देखिए, यहाँ पे जो कृषि होती है तो एकक ऐसी घास होता है जो हजारों फीट का होता है। कृषि का एकक टुकड़ा
जो घास का एक एक टुकड़ा होता है इस वाले क्षेत्र में हजारों एकड़ का होता है, तो खेती कैसे होता होगा। तो इस क्षेत्र में जो मजदूर होते हैं, जो खेती करने वाले लोग होते हैं, वो खेती करते हैं, तो आपके मन में ये भी तो प्रश्न आता होगा कि सर जब हजारों हजारों एकड़ का एक एक टुकड़ा घास का होता है, तो जब इन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को, मजदूरों को यदि स्वास्थ्य संबंधित समस्या होता होगा तो ये कैसे ठीक होते होंगे। तो इसी को मैं समझा रहा हूं कि जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, इस शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग होते हैं, उसे जैक रूस के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र में जो घास मैदान है उसको स्टेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्टेशन के नाम से। और जो मजदूर होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उसे जैक रूस के नाम से जाना जाता है। किस चीज के नाम से जाना जाता है? जैक रूस के नाम से जाना जाता है। अब इन लोगों के लाइफ में समस्याएं भी आती है, तो इस चीज को समझना है। फिर इसको रिपीट कराता हूं। मैं बता रहा हूं, पहले सवाना घास का मैदान बता दिया, अब दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में जो एक गो घास के टुकड़ा होते हैं वो हजारों हजारों एकड़ के होते हैं। तो इस क्षेत्र में जो मजदूर काम करने वाले होते हैं उसको क्या कहा जाता है? जैकरूस कहा जाता है। और ये जो घास का मैदान है उसे स्टेशन कहा जाता है। अब इन मजदूरों को मन में आपके प्रश्न आया होगा कि इन मजदूरों को यदि स्वास्थ्य संबंधित समस्या होती होगी तो इलाज कैसे होता होगा। तो इसके लिए, इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से इसकी इलाज के लिए सुविधा दी जाती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं द लैंड ऑफ फ्लाइंग डॉक्टर्स। द लैंड ऑफ फ्लाइंग डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, क्योंकि मजदूरों को इलाज हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं, इलाज करके जाते हैं। ज़्यादा स्थितियां गंभीर होती है तो मजदूरों को ले जाते हैं। तो इस क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर को क्या कहेंगे? जैक रूस। जो बड़े बड़े घास का चट्टाने हैं, जो बड़े बड़े घास का सिलटे हैं, इन सिलटों को क्या कहते हैं? तो स्टेशन कहते हैं। तो ये पीटी के लिए। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताया था। यहीं पे बताया था कि एक स्थल है जिसका नाम, सॉरी, एक मरुस्थल है जिसका नाम है सिम्पसन मरुस्थल। और सिम्पसन मरुस्थल में ही देखिएगा तो यहाँ पे एक मोनोलिथ है जिसको ऑस्ट्रेलिया का जो मूल जनजाति है बिंदु बी, वो बिंदु बी इसको अपनी आस्था मानते हैं और आस्था मान को पूजा करते हैं। यह सभी बातों को मैंने बताया था। ये भी बताया था कि इस वाले क्षेत्र को, घास मैदान को रोड्स कहा जाता है, और इस वाले जो घास मैदान का क्षेत्र है इसे डॉन्स घास का मैदान कहा जाता है। तो आपको ये सभी बातें समझ में आई होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। इससे क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक बात और जान लीजिए कि इस क्षेत्र में जो बहुत तेजी गति से क्या होती है, भेड़ पालन होता है, जिसके कारण चमड़ा उत्पादन होता है, ऊन उत्पादन होता है। इसलिए इस वाले जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से जाना जाता है। द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस। अब द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके मतलब आप समझे, क्योंकि यहाँ पे भेड़ पालन होता है अधिक मात्रा में, जिसके कारण ऊन की प्राप्ति होती है, और उसी को कहते हैं द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज। तो ये सभी बातें पिछले कक्षा में मैं कर चुका था। और आगे जानिएगा। अब देखिए यहीं पर ही आप जानिए ना कि यहीं पर ही एक बेसिन है जिसका नाम है आर्टेसियन बेसिन। और आर्टेसियन बेसिन में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ये वाले भाग में आर्टेसियन बेसिन है जहाँ पे पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर जब ऑस्ट्रेलिया के इस वाले क्षेत्र में आर्टेसियन बेसिन में पताल तोड़ कुएं, मतलब बहुत तेजी गति से कम खुदाई करने पर पानी ऊपर आ जाती है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासे भूमि का देश क्यों कहते हैं? तो ये भी बात सही है कि क्यों कहते हैं। तो उसका मतलब यही है कि जो भी पानी होता है पताल तोड़ कुएं के माध्यम से कम खुदाई करने पर निकल जाता है, वो पानी यूजेबल नहीं है, ना सिंचाई में, कृषि सिंचाई में, ना ही मानव के उपयोग में। पानी क्या है? खारे हैं। तो आपको ऐसे समझना होगा। आगे देखते हैं। डॉन्स घास के मैदान, आप जान गए कि डॉन्स घास का मैदान क्या है। ये कम, और ये डॉन्स घास का मैदान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये ऐसा घास का मैदान है जहाँ पे उर्वरक मृदा अधिक पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो ये पिछले क्लास में बात हुई थी। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। मिटा रहा हूँ मैं इसे। आपका
जो वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी है वो आपके जवान पर होगा, बस आप ध्यान दीजिए इसे। चलिए, ये आपको समझ में आया होगा। उस सारी बातें मैं आपको बता दिया, लेकिन अब मैं एक डायग्राम आपको दे देता हूं किस चीज को लेकर, ऑस्ट्रेलिया के जलवायु वर्गीकरण को लेकर। तो ऑस्ट्रेलिया का जलवायु वर्गीकरण, हेडिंग डाल दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जलवायु वर्गीकरण, ऑस्ट्रेलिया का जलवायु वर्गीकरण। अब देखिएगा, जब ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की जलवायु कहाँ है। ये तो आपको पता है कि ये क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और ये क्या है, तस्मानिया है। क्या है, तस्मानिया है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार यहाँ तक है। और ये जो संकीर्ण पट्टी नजर आ रहा है, ये क्या है, व्यापारिक पवने हैं। क्या है, पूर्वी तटीय जलवायु, इसको कहते हैं हम लोग पूर्वी तटीय जलवायु। इसको क्या कहते हैं, पूर्वी तटीय जलवायु। और यदि इसे हम पूर्वी तटीय जलवायु कहते हैं और इस तरह से 23.5 डिग्री क्या जा रही है, तो 23.5 डिग्री यहाँ पे 23.5 डिग्री क्या जा रही है, तो मकर रेखा जा रही है। क्या जा रही है, मकर रेखा। अब यहाँ पे ये वाले जो क्षेत्र है क्या है, तो ये वाले जो क्षेत्र है इसको कहते हैं सवाना प्रकार का जलवायु। सवाना प्रकार का जलवायु। और इसे कहते हैं शीतोष्ण जलवायु। क्या कहेंगे, शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु। और ये वाले जो क्षेत्र है उसे कहेंगे मानसूनी जलवायु। ये कौन जलवायु है, मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु। और ये कौन है, मरुस्थलीय जलवायु। मरुस्थलीय जलवायु। और ये जो देख रहे हैं आप, जो ये धंसा हुआ है, इसे हम बोलते हैं, ये वाले जो क्षेत्र धंसा हुआ क्षेत्र है इसे बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु आपको समझ में आया होगा। और ये भूमध्य सागरीय जलवायु में जो वर्षा होती है वो पछुआ पवने के द्वारा होती है। पछुआ पवने के द्वारा। ये पछुआ पवने जो है इस क्षेत्र में वर्षा क्या करती है, कराती है। और यही भूमध्य सागर के आगे देखिएगा तो यहाँ पे नल्ला बोर का मैदान पाया जाता है। कौन मैदान पाया जाता है, नल्ला बोर का मैदान। और यही नल्ला बोर के मैदान में वृक्ष पाए जाते हैं, मैला या मैला नाम का वृक्ष पाए जाते हैं। कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं जिसका नाम है मैला या मैलगी। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है कि धीरे धीरे इस वाले क्षेत्र में वृक्ष की कटाई की जा रही है। और कटाई करके क्या किया जा रहा है कि भूमि में, कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन कर किया जा रहा है, जिसके कारण यह जो मैदान है धीरे धीरे यहाँ पे उपस्थित ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है उसमें तब्दील होते जा रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन को एक कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला कारक बन रहा है। अब इस वाले क्षेत्र में देखिएगा तो ये जो विक्टोरिया का जो क्षेत्र है, इस विक्टोरिया के क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में अंगूर की खेती बनती है। और अंगूर की खेती होती है तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रीज है, वो शराब के रूप में विकास हुआ है। यानी शराब का उद्योग यहाँ पे तेजी गति से लगा है, क्योंकि जो मौसम है ये शीतोष्ण है, जहाँ पे कृषि पैदावार योग्य मृदा है, भूमि है,
जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रही है कि अंगूर का उत्पादन तेजी गति से हो रहा है। और यदि अंगूर का उत्पादन होगा तो कहीं ना कहीं अंगूर के उत्पादन से क्या मिलेगा, तो शराब की इंडस्ट्रीज लगेंगे, बहुत तेजी गति से लगेंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप जान गए। अब अगला बात करते हैं नल्ला बोर के मैदान के बारे में। इतना ही जानना था। अगर इतना जानना है तो और जानिए कि इसकी अवस्थिति क्या है। ऑस्ट्रेलियन वाइट, ये वाला जो क्षेत्र है, मैं मार्कर ले लेता हूँ। ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम ऑस्ट्रेलियन वाइट बोलते हैं। ये जो धंसा हुआ क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन 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 वाइट बोलते हैं। ये वाले क्षेत्र को ऑस्ट्रेलियन वाइट बोलते हैं। और इसके ऊपर देखिएगा तो नल्ला बोर की मैदान है। क्या है? नल्ला बोर की मैदान है। और इसमें कैसे कांटेदार वन पाए जाते हैं, तो मैला या मैलगी प्रकार के कांटेदार वन पाए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? अत्यधिक मतलब लोग इसका निर्वनीकरण कर रहे हैं, जिसके कारण भविष्य में यह ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में मिल जाने की संभावना बनाती है। तो ये चीजें हैं जो आपको समझ में आया होगा। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया का जलवायु वर्गीकरण। आप जान लिए कि पूरब में क्या है, तो पूर्वी तटीय जलवायु है। उत्तर में क्या है, तो मानसूनी जलवायु है। और फिर देखिएगा कि नॉर्थ के नीचे आइएगा, साउथ के जाना शुरू कीजिएगा तो सवाना जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। और ये भूमध्यसागरीय जलवायु जहाँ पे ये वर्षा कराती है। और ये मरुस्थलीय जलवायु। तो अब जो हम लोग बात करेंगे वो ऑस्ट्रेलिया का चौथा भाग पर बात करेंगे, जो हमारा भाग होगा मरुस्थलीय। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और चीजें को आगे बताने का प्रयास करता हूं। यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। तो आप ध्यान दें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। अगला बात हम लोग क्या करने जा रहे हैं, विभाजन नंबर चौथा, जो कि क्या है, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। ऑस्ट्रेलिया का विभाजक, ऑस्ट्रेलिया का चौथा, जिसका क्या नाम है, मरुस्थलीय। इसका क्या नाम है, मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस चीज को आप समझिए। तो आइए आगे देखते हैं। पहले इसको मैप बनाने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से आप देखें कि किस तरह से चीजें होती है। मैप थोड़ी सही नहीं बन पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। ये रहा आपका। ये हम लोग को नहीं देखना है कि मैप कैसे बनता है, बस मैप जैसा भी बने कोई दिक्कत नहीं है, बस चीज़ें जो है हमारी समझ में आनी चाहिए। ये कुछ इस प्रकार है ऑस्ट्रेलिया का मैप। और फिर आगे देखते हैं, इसी में देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय। तो पश्चिमी मरुस्थलीय में आप देखिए, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा तनामी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। क्या नज़र आ रही है, तनामी मरुस्थल। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। यहाँ पे कौन नज़र आ रहा होगा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। फिर देखिएगा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल।
अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा होगा आपको, सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल। अब यहाँ पे देखिएगा तो नीचे आपको नजर आ रहा होगा कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। क्या है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और ग्रेट विक्टोरिया के और गिब्सन के ऊपर में जाइएगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कालगुरली और कूलगार्डी, कालगुरली और कूलगार्डी। ठीक, और ये जो कालगुरडी और कूलगार्ली है, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सोने का खान है। क्या है, सोने का खान है। इसी के समीप देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक मरुस्थल पठार नजर आ रहा होगा। इस पठार का नाम है क्या, तो किम्बरले का पठार, किम्बरले का पठार। और यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो आपको नजर आ रहा होगा जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, तो आप पिलवरा का पठार। ये कौन सी पठार है, पिलवरा का पठार। और ये वैसे दोनों पठार हैं जहां पे बहुत ही लौह धात्विक खनिजे की उत्पादन होती है, लौह धात्विक खनिजे की उत्पादन होती है। और जो ग्रेट मरुस्थल है, जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ये क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटी मरुस्थल है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आयर झील है, क्या है, यहाँ पे लेग आयर है, ये क्या है, ये लेग आयर है। तो इन सब चीजों में क्या आपको समझ में आया। और जानिए यहाँ पे क्या है, तो डार्लिंग रेंज है। कौन रेंज है, डार्लिंग, यहाँ पे डार्लिंग रेंज है, यहाँ पे क्या है, डार्लिंग रेंज है। यह सभी चीजें आपको समझ में आया होगा। तो इतना चीजें यदि आप जानते हैं, और ये वाले जो क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है माउंट वीवा। क्या नाम है, माउंट वीवा। और ये जो माउंट वीवा है, यहाँ पर बॉक्साइट की खाने हैं। क्या है, बॉक्साइट की खाने हैं। बॉक्साइट के उत्पादन वहां होगा, उस क्षेत्र में होगा जहां पे 23.5 डिग्री वाले क्षेत्र में, जहां पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। और वह क्षेत्र ऊंचाई पर हो, कहां पे हो, ऊंचाई पर है। ऐसे क्षेत्र में अधिकतम संभावना बनी होती है कि वो क्या होगा, वहां पे बॉक्साइट की उपस्थिति पाई जाएगी। अब देखिए, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, और पहला सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो सहारा मरुस्थल। इन सब चीज़ों से आप भली भांति क्या है, अवगत है। अब देखिएगा कि इस मरुस्थल में जो जल का अपवाह होता है वो पश्चिमी तट के सहारे होता है, हालांकि उतना ज़्यादा जल की उपस्थिति नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये वाले क्षेत्र में अधिकतर प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, तनामी मरुस्थल, और फिर ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ पठार है, किम्बरले का पठार और फिर पिलवारा का पठार। और गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बीच में कालगुरली और कूलगार्डी है। कालगुरली और कूलगार्डी जो यहाँ पे सोने की खान है। किस चीज का खान है, सोने की खान है। अब यहाँ पे देखिएगा सिम्पसन मरुस्थल, और यही सिम्पसन मरुस्थल में मोनोलिथ है। ऑस्ट्रेलिया के जो बिंदु जनजाति है उसको अपनी आस्था मानते हैं, उसको अपनी आस्था बताते हैं और उसका पूजा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मूल जनजाति कौन है, बिंदु बी। तो इसको पुनः मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का मैंने विभाजन किया, तो चौथा विभाजन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का चौथा विभाजन है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश।
और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्या है? ऑस्ट्रेलिया का जो विभाजन मैंने किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और उसी को मैं बता रहा हूँ कि ऊपर वाले भाग में देखिएगा तो तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल और फिर गिब्सन मरुस्थल, और इसी के बीच देखिएगा तो कुछ पठार है, किम्बरले का पठार और पिलवारा का पठार। अब गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बीच में कालगुरली और कूलगार्डी है, जहां पे सोने का भंडार पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे देखिए सिम्पसन मरुस्थल है, और सिम्पसन मरुस्थल में ही ऑस्ट्रेलिया का मोनोलिथ है। मोनोलिथ एक चट्टान का बहुत बड़ा अवस्था है, ठोस रूप में है, जिसको ऑस्ट्रेलिया के मूल जनजाति बिंदु बी उसको अपनी आस्था मानते हैं और वहाँ पे पूजा करते हैं। फिर बगल में ही आयर झील है, यहाँ पे माउंट बीबा है, जिसको जहाँ से बॉक्साइट की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। तो इन सब चीज़ें, इन सभी पहलुओं पर मैंने पूर्ण रूप से चर्चा करने का प्रयास किया, और कल हम लोग ये आज का डेट में, आज की क्लास में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एंड हुआ, और कल हम कोई भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।